स्लोप ऑफ डिमांड है, सॉरी डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को अलजेब्रिकली हम एक्सप्रेस करते हैं एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। बेसिकली कल बता दिया था, वैसे अगर हमने लास्ट पढ़ा था तो ये बोला था स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है, या फिर इसको हम कहते हैं इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। अगर ग्राफ में देखें तो वहां पे हमें पता चलता है इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है, क्लियर। या फिर हम कहते हैं डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व डी हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एक रिलेशन बताता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और उस रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। सो ए नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। क्या बताता है नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व या डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व? द रिलेशन, द नेगेटिव होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकालते हैं, ठीक है, वो कैसे निकलता है? डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, दैट मीन्स डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये डेल्टा पी जो लिखा है इसका मतलब है कि प्राइस में, कमोडिटी के प्राइस में चेंज हुआ है, ठीक है। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज एंड पी फॉर प्राइस, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस टी। P1 is the current price and P is the previous, या you can say this is new price and this is old price, ठीक है। तो प्राइस में जो चेंज हुआ है उसका जो डिफरेंस आएगा उसी को हम डेल्टा पी कहते हैं, कि पहले 5 रुपए था प्राइस और अब 4 रुपए हो गया, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा? -1, राइट, घट गया है प्राइस, ठीक है। तो P1 माइनस पी हमारा डेल्टा पी होता है। इसी तरीके से डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज क्यों होता है क्वांटिटी डिमांडेड में? क्योंकि प्राइस चेंज हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, मैंने तो चेंज कहा है। तो क्वांटिटी चेंज हुई है किसकी वजह से? प्राइस चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब प्राइस में चेंज कैसा आया उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। अब प्राइस में जो चेंज दिखा रहा है हमने कैसा देखा कि प्राइस रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 5 to 4, ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज हुआ है। सो इनवर्स रिलेशनशिप है ना, नेगेटिवली स्लोप्ड क्या कहता है डिमांड कर्व? कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मीन अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज, उल्टा रिलेशन है। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज, और अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज, ठीक है, उल्टा इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू, ठीक है। Q1 सेम एज न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जब प्राइस 5 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 4 यूनिट। जब प्राइस 5 रुपए से घट के 4 रुपए हो गया, ऑब्वियसली डिमांड जो है 4 से बढ़ जाएगी। जब 5 रुपए थे तो 4 यूनिट खरीदते थे, अब प्राइस 4 रुपए हो गया है तो ऑब्वियसली 4 यूनिट के बजाय ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो हम 6 यूनिट खरीद रहे हैं, Q1 6 यूनिट। तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ओके। तो डेल्टा क्यू हमारे पास आ गया 2, क्लियर। तो ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, रिलेशन बताता है, ठीक है। तो इट इज द प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस में चेंज, प्राइस की एक यूनिट में चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। अब हमारे पास प्राइस का भी चेंज है और क्वांटिटी का भी चेंज है। यहाँ पे पुट करके देखें तो क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू कितना है? -1, डेल्टा क्यू कितना है? 2, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा, राइट, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते, कैसा? ये साइन, अगर ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे पुट नहीं करते तो हमारा जो रिजल्ट है प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इस नेगेटिव रिजल्ट को, इस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर पूछा जाता है व्हाई डू वी पुट ए नेगेटिव साइन, ठीक है, बिफोर द
इलास्टिसिटी, जब हम इलास्टिसिटी निकालेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, तो इलास्टिसिटी जब हम निकालेंगे तब भी नेगेटिव साइन पुट करते हैं, और जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालते हैं उसमें भी नेगेटिव साइन पुट करते हैं। तो वाई डू वी पुट ए नेगेटिव साइन? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशन। हम क्यों पुट करते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन होता है। इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से कोई ना कोई एक वैल्यू, चाहे तो डेल्टा क्यू चाहे डेल्टा पी, हमेशा नेगेटिव में आती है, ऑलवेज। ठीक है, हमारे केस में डेल्टा पी नेगेटिव आया है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, प्राइस को बढ़ा दूं, ठीक है, और क्वांटिटी को रिड्यूस कर दूं, ठीक है, अगर हम प्राइस इंक्रीज कर दें, इसको मैं 4 रुपए लिख दूं और इसको 5, प्राइस इंक्रीज हो गया तो डेल्टा पी तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन फिर डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी या ज्यादा? कम। ठीक है, तो इसको उल्टा कर तो पहले 6 यूनिट खरीदते थे और अब प्राइस बढ़ जाने की वजह से 4 यूनिट खरीदते हैं, तो ये -2 हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक वैल्यू दोनों में से, या तो डेल्टा क्यू में से या डेल्टा पी में से कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर नेगेटिव आएगी। ठीक है, इस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आए। ओके, इलास्टिसिटी में भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी पुट ए नेगेटिव साइन, तो वो किस लिए? बिकॉज देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, इसलिए पुट करते हैं क्योंकि नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, किसके बीच में? क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में, जिनकी वजह से हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। तो उस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज द स्लोप ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? अब दो तरह की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक मार्केट डिमांड होती है। तो डिमांड फंक्शन भी दो तरह के होंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, डिमांड फंक्शन या फंक्शन ऑफ डिमांड। Demand function shows the functional relationship between the quantity demanded and some determinants or the factors. ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कुछ डिटर्मिनेंट्स या कुछ फैक्टर्स के बीच में। अब वो क्या है? तो पहले हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करते हैं कि एक पर्सन की जो डिमांड है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यही वो फैक्टर्स होंगे जो डिमांड को या एक कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इनको हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड भी कह सकते हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, कि कितनी यूनिट हम खरीदेंगे डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, हम डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स को लिखते हैं dx। ठीक है, क्लियर? dx लिखा है, दैट मीन्स इट इज द डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी, या फिर इसको हम qx भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। कमोडिटी का नाम हमने एक्स लिया है, ठीक है, उसकी डिमांड को हम dx या फिर qx लिख सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी या डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या कहता है? देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बोले तो कि एक कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करने वाले, कि आप जब कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो आपकी डिमांड को या खरीदने की जो टेंडेंसी है उसको क्या क्या चीज अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल मीन्स कि वो प्रैक्टिकल रिलेशन होता है, ये फंक्शन करते हैं, ये काम करते हैं, ये फैक्टर्स एक्चुअल में डिमांड को कम या ज्यादा करने में। ठीक है, इनटू सबसे पहले अफेक्ट करता है px। x इज द कमोडिटी, px मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी x। जो हमारी कमोडिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्स कमोडिटी है, तो उसी कमोडिटी का प्राइस भी डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं उसको कम खरीदूंगा। ठीक है, जैसे मैं दूध खरीदता हूँ, ठीक है, दूध अगर महंगा हो जाएगा तो मैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम, 2 किलो खरीदता हूँ तो 1.5 किलो लेने लग जाऊंगा, क्योंकि पर लीटर उसने 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा कम खरीदूंगा। ठीक है, पहले 2 किलो खरीदता था, 2 लीटर लेता था, 1.5 लीटर लेने लग जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, सस्ता हो जाएगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। ठीक है, क्लियर? तो एक कमोडिटी की डिमांड को उस कमोडिटी का प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया डिमांड का, कि भाई डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसी कमोडिटी के प्राइस के। ठीक है, तो px को हम कहते हैं प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी।
ऑन कमोडिटी मतलब एक्स का ही प्राइस, जिस कमोडिटी को हम खरीद रहे हैं, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, उसी कमोडिटी का प्राइस, मार्केट प्राइस हमारी डिमांड को या हमारे क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करता है कि हम ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि दो प्राइसेस होते हैं इसलिए हम इसको प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी कहा। ठीक है, इनकम, प्राइस के साथ साथ एक कंज्यूमर की इनकम भी डिटरमाइन करती है डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है, कि भाई मेरी इनकम ज़्यादा है या कम है, ठीक है, उसके ऊपर भी तो मैं अपनी डिमांड को कंसीडर करूँगा। ज़्यादा इनकम होगी, मैं अमीर हूँ तो ज़्यादा खरीदूंगा, प्राइस का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मेरी इनकम कम है, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड करूँगा। या फिर मैं बोलूँ सपोज मेरी जॉब चली जाती है, इनकम का सोर्स खत्म हो गया, इनकम कम हो गई, ठीक है, तो क्या मैं अपना डिमांड उतना ही रखूँगा? कम कर दूंगा ना, खर्चे कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मेरी इनकम रिड्यूस हो गई है या खत्म हो गई है। ठीक है, क्लियर? तो इनकम भी डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। ओके, तो ये भी एक डिटर्मिनेंट हो गया। नेक्स्ट आता है पी आर, पी फॉर प्राइस एंड आर फॉर रिलेटेड गुड्स। पी आर को हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो यहाँ पे था ऑन कमोडिटी, दैट इज पी, उसी कमोडिटी का प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को। यहाँ पे हमने लिखा पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उस कमोडिटी की कुछ रिलेटेड गुड्स भी होती है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं, एक रिलेटेड होती है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये क्या होती है? देखो सब्स्टिट्यूट नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, विच कैन रिप्लेस ईच अदर। सब्स्टिट्यूट वही होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, एक पार्ले-जी का बिस्किट है, एक ब्रिटानिया का बिस्किट है, ठीक है, तो दोनों को हम एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यू कैन से yes, okay, so substitute goods are the goods which can be replaced, ठीक है, that means ऐसी गुड्स होती हैं जो सिमिलर नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, एक कमोडिटी की जगह पे दूसरी को यूज किया जा सकता है, वो सब्स्टिट्यूट होती है। whereas complementary goods are the goods which are used together to satisfy a particular need। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होती हैं जो एक साथ यूज होती है किसी एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है, ठीक है, तो नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल, ठीक है, क्लियर, फ्यूल नहीं है तो कार का कोई यूज नहीं, ठीक है। ओके, सो दीज आर द टू गुड्स। इन गुड्स के प्राइसेस भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टी। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। कोई चीज़ कितनी ही सस्ती हो, अगर मुझे पसंद ही नहीं है तो क्या मैं उसको खरीदूंगा? ठीक है, क्लियर। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ओके, मतलब मैंने डिमांड की ही नहीं, बेशक से सस्ती हो गई, 70% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करता हूँ, ठीक है, लाइक बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, या कंज्यूमर को या किसी एक कंज्यूमर को पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के लिए हम ई वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर प्राइसेस रिड्यूस होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस हैं तो भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमने देखा होगा कि ये अनाउंस हो जाता है, आज ही अनाउंस हुआ कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल के प्राइसेस 2 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है, सो आज ही पेट्रोल पंप के ऊपर भीड़ लग गई है कि आज तो टैंक फुल करा लूँ मैं, ठीक है, क्लियर, कि मेरी 20 लीटर मैं अगर उसमें टैंक में डालूंगा, ठीक है, तो 20 लीटर मुझे कितना फायदा, लाइक 40 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए, इसी तरीके से लाइक 1 लीटर पेट्रोल मैंने बचा लिया, ठीक है, अगर मेरा 30 लीटर का टैंक है तो, ठीक है, 60-65 रुपए बच जाते हैं, या 2-2.5 रुपए का अगर चेंज उसमें दिख रहा है तो, ओके, तो ऐसा हमें जनरली देखने को मिलता है, क्लियर। तो आप ओके, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखो, आज प्राइस में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कल बढ़ेगा प्राइस, लेकिन आज ही लोगों ने डिमांड
बढ़ा दी सेम प्राइस के ऊपर, ओके। कल प्राइस रिड्यूस होने वाला है तो आज की डिमांड पोस्टपोन कर सकते हैं ना, आज ना खरीद के कल खरीद लेंगे, ठीक है, या आज कम खरीद लो कल ज़्यादा खरीद लेंगे, ठीक है। तो कल 3 रुपये पेट्रोल प्राइस सस्ता हो जाएगा कल से, आज रात 12 बजे से। तो आज मैं टैंक नहीं फुल कराऊंगा, कल करा लूँगा, आज थोड़ा सा डलवा लेता हूँ, 1-2 लीटर डलवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिमांड को पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ने भी कंज्यूमर की डिमांड को या उस कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट किया, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब ये कैसे कैसे अफेक्ट करती है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनकम रिड्यूस होगी या घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड गुड्स कौन कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, हमने कहा वो ऐसी गुड्स होती है जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकती है, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ एक्स कमोडिटी हमने लिया, ठीक है, सपोज इट इज स्टील, इसकी सब्स्टिट्यूट है वाई कमोडिटी जिसको हम कॉफी मान लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको बॉल पेन और इंक पेन ले लो, ठीक है, एक्स मेरा बॉल पेन है और वाई मेरा जेल पेन है, ठीक है। सो दिस इज इंक पेन एंड दिस इज जेल पेन या फाउंटेन पेन, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट्स हैं तो डिमांड किसकी पड़ रही है, एक्स कमोडिटी की, ठीक है। तो एक्स की ही डिमांड पढ़ेंगे हम, ओके। और प्राइस किसका होगा, रिलेटेड गुड्स का, इसका प्राइस नहीं होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस और इसकी डिमांड क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एक्स कमोडिटी की। अब देखो अगर जेल पेन का प्राइस कम हो जाता है, जेल पेन सस्ता हो जाता है, तो कुछ लोग वो जो बॉल पेन या इंक पेन यूज कर रहे थे वो लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, जेल पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इसकी डिमांड पढ़नी है हमने एक्स की, तो जेल पेन का प्राइस रिड्यूस होने से इंक पेन की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, रिड्यूस हो गई, इंक पेन की डिमांड रिड्यूस हो गई। क्या इंक पेन के प्राइस में कोई कमी आई या बढ़ा, नहीं ना, कोई चेंज नहीं आया, फिर भी इंक पेन की डिमांड कम हो गई क्योंकि उसकी कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड सस्ती हो गई, ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट का प्राइस अफेक्ट करता है। इनवर्सली अगर जेल पेन के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, जेल पेन महंगा हो जाए, तो वो लोग जो जेल पेन यूज कर रहे हैं वो भी इंक पेन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है जेल पेन महंगा हो गया तो लोग इंक पेन यूज करने लगे, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कह रहा, कुछ परसेंट इधर शिफ्ट होंगे तो इंक पेन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक पेन के प्राइस रिड्यूस हुए, नहीं ना, इंक्रीज किसके हुए थे, जेल पेन के, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूट के प्राइस और ऑन कमोडिटी की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूट के प्राइस जब रिड्यूस होंगे, ठीक है, ये ध्यान देना कि कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स होता है या डायरेक्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, मैं नहीं बता रहा। सब्स्टिट्यूट के प्राइस रिड्यूस हुए तो ऑन कमोडिटी, हमारी कमोडिटी है इंक पेन और सब्स्टिट्यूट है जेल पेन, जेल पेन के प्राइस जब रिड्यूस हुए, सब्स्टिट्यूट के प्राइस जब रिड्यूस हुए तो ऑन कमोडिटी की डिमांड घटी या बढ़ी, घटी, ये इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो जेल पेन वाले इस पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं है ना, पॉजिटिव है, जैसा इसका प्राइस जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसकी डिमांड जा रही है। सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटा तो ऑन कमोडिटी की डिमांड भी घटी, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा तो ऑन कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ी, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नेगेटिव मतलब उल्टे जाते हैं, ओके। तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस और ऑन कमोडिटी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री वैसे ही अफेक्ट करते हैं जैसे प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बात करूं, लाइक कार है या व्हीकल है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, सपोज हमने कार ले लिया, ठीक है, इट इज अ पेट्रोल कार, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट है कार का, और कॉम्प्लीमेंट्री है पेट्रोल, ठीक है। जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल कार्स की डिमांड घट जाएगी, लोग दूसरे वेरिएंट लाइक डीजल कार्स खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, ठीक है। रैपिड इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है पेट्रोल के प्राइसेस में,
ठीक है। सो लोग किस पे आ जाएंगे, डीजल कार पे, ठीक है। सो बात क्या हो रही थी, डिमांड तो हम किसकी देखेंगे, ओन कमोडिटी की, जो कि पेट्रोल कार है, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पेट्रोल, जो मिल के इसको पूरा करेंगे। सिर्फ कार है तो कोई यूटिलिटी नहीं है, फ्यूल भी तो होना चाहिए ना, तो पेट्रोल कार है तो पेट्रोल कार का फ्यूल क्या है, पेट्रोल, ठीक है। जब इसमें पेट्रोल डलेगा तब वो अपनी यूटिलिटी देगी, काम में आएगी, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगी। तो डिमांड क्या है, सॉरी डिमांड किसकी है, ऑन कमोडिटी की, जो कि पेट्रोल कार है, ओके। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पेट्रोल। तो पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो पेट्रोल कार की डिमांड रिड्यूस होगी, ठीक है। और जब पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल के प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पेट्रोल, तो इनके प्राइसेस और ऑन कमोडिटी की डिमांड में कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस बढ़ेंगे, पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल कार की डिमांड गिरेगी, रिड्यूस होगी, और पेट्रोल सस्ता होगा, प्राइस नीचे गिरेंगे तो पेट्रोल कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या माने कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में वैसा ही रिलेशन होता है जैसे पीएक्स का होता है, ठीक है। प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी में और डिमांड का भी तो नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कमोडिटी सस्ती भी हो जाए लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं उसकी डिमांड क्या कर दूंगा, अगर वो अब पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगा, ठीक है। प्राइस सस्ते भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या करती है, अगर सस्ती भी हो जाए लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो भी मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो अगर महंगी भी हो जाएगी तो भी मैं बहुत ज़्यादा खरीदूंगा, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कुछ इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमने पढ़ लिया था, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे तो उनकी डिमांड पे किस तरीके से अफेक्ट पड़ेगा। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने हैं तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी, फ्यूचर में प्राइस घटने हैं तो आज की डिमांड घट जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन होता है इनके बीच में, ओके क्लियर। सो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। एक कंज्यूमर की डिमांड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट डिमांड फंक्शन, तो मार्केट डिमांड फंक्शन में एक चीज़ और ऐड हो जाती है इनके अलावा, that is n, number of consumers, मार्केट डिमांड। एक मार्केट में अगर कंज्यूमर्स का साइज ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी या ज्यादा, भाई मार्केट साइज छोटा और बड़ा हो सकता है ना, एक छोटे शहर की मार्केट, एक बड़े शहर की मार्केट, तो छोटे शहर की मार्केट में कम बिकेगा प्रोडक्ट और बड़े शहर की मार्केट में ज्यादा बिकेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम है और बड़े शहर की मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मीन मार्केट साइज भी कह सकते हैं इनको हम, ठीक है। अगर मार्केट बड़ी होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होंगे तो डिमांड घटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिमांड बढ़ेगी, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होंगे तो डिमांड घटेगी, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वाईडी, ठीक है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, लोगों में इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली हुई है, कुछ ही लोग अमीर हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं, ठीक है। तो दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनइक्वालिटीज है, तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, कुछ ही लोग अमीर हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब वो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा खरीद के स्टोर कर लेंगे, नहीं ना, ठीक है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब इक्वल का मतलब ये नहीं बिल्कुल सब लोग एक ही लेवल पे, नहीं, नंबर ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पुअर्स कम होते हैं, ठीक है, मिडिल लेवल पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, पुअर बहुत कम है, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप ज्यादा है, तो परचेसिंग पावर ज्यादा है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ज्यादा होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम होगी। ये मार्केट में देखा जाता है, मार्केट में दो ऐड हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अदरवाइज इंडिविजुअल में ई तक रहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और मार्केट में ये सारे तो रहेंगे एन और वाई डी और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।